सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का आज लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और उसमें समझेंगे आज हम मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहले ये समझते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज अ एसेंशियल एज फिक्स एसेट इन द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। यानी कि ये कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो एज एसेंशियल एज फिक्स एसेट, जैसे फिक्स एसेट कैपिटल की, जैसे हम फिक्स एसेट कुछ लाना चाहते हैं और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसी के तरह हमें वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहती है और ये एसेंशियल है फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट। यानी जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके लिए हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जितना फिक्स कैपिटल इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल का भी है। A large part of financial manager's time and energy is used up to attending to the problems of working capital management. जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट एक होता है, उसका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर जाता है। तो आप सोचो कि वर्किंग कैपिटल एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक टास्क है इन द प्रोडक्शन यूनिट। बहुत बड़ा कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और किस तरीके से होता है वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अब ये तो समझ लिए हम कि वर्किंग कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है इंपॉर्टेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एज फॉलोज। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं पहले। फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ सेल। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला ये पॉइंट है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ सेल्स, जितना सेल्स होगा, जितना सेल्स का ग्रोथ होगा उतना ही बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो ये वर्किंग कैपिटल जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है सेल्स के साथ। द प्रॉब्लम्स ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज क्रॉप अप एवरी नाउ एंड देन। मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी का मीनिंग ही ये होता है कि उसके अंदर इन द ईयर चेंजेस होते रहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस होता रहते हैं, वो कभी फिक्स नहीं होता, इसलिए उसको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो इसके प्रॉब्लम्स जो है, मतलब कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, वो एवरी नाउ कंटिन्यूसली रहता ही है। उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, प्रॉफिट का मार्जिन बचाए रखने के लिए। वरना क्या होगा, कभी अगर अगर देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ना किया हमने, तो कभी ये हो जाता है कि करंट लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, करंट एसेट उसकी कम हो जाती है, जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत खराब हो जाती है और उसके बहुत सारे फिर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल constitutes a large portion of a total investment in asset। अब जितना हम एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? वर्किंग कैपिटल। सो द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट बी अलर्ट टू एंश्योर दैट देयर इज नो एवर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। मतलब फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको ये ध्यान में रखना है कि अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में यानी कि करंट असेट्स में ना हो, या उसको कैसे कम करे और उसको कैसे बैलेंस करे, वो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वो कब कर पाएगा? वो जब वो करेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेसेस, बिकॉज
इन स्मॉल बिजनेस टेंड्स टू द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट देन फिक्स एसेट। उसको फिक्स एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करंट एसेट्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी शॉप है, तो शॉप बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? कुछ फर्नीचर बना दिया, कुछ लाइट्स लगा दी, बोर्ड्स बना दिया, थोड़ी बहुत पब्लिसिटी कर ली, कुछ लाइसेंसेस वगैरह कुछ ले लिया, बस हो गया। अब ये उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, बट अगर वहाँ पे फर्नीचर बना दिया, सब कुछ बना दिया, शोरूम बना दिया, बट उसमें माल नहीं भरा, तो कौन कस्टमर आएगा? तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसका कहाँ पे हुआ? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट। तो इनको जो है वो बहुत ही ज़रूर रहती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने की, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा बहुत भी ये ऊंच नीच हो गया तो फिर ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम रन नहीं हो सकते। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इतना इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको इंटरेस्ट पड़ने लगा होगा कि भाई क्या है वर्किंग कैपिटल, हमें तो जानना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो एवरी डे आई वुड नॉट टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ फिक्स एसेट डे टू डे बट वर्किंग कैपिटल डे टू डे। मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं हैव नॉट टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ फिक्स एसेट डे टू डे इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, दे हैव टू अटेंड द प्रॉब्लम्स वर्किंग कैपिटल एवरी डे। उनको हर एक दिन वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम्स रहता है, जितना प्रॉब्लम उनका फिक्स एसेट में नहीं होता उतना। ठीक है, मेन प्रॉब्लम्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। मेन प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहले हमने उसका इंपॉर्टेंट देखा, अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है टू डिटरमाइन प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू बी हेल्ड इन द बिजनेस। ये हम सीखेंगे, इसी का हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है सब इसी यही है कि कितना रिक्वायरमेंट रहेगा वर्किंग कैपिटल का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, वो ये है टू डिटरमाइन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू बी हेल्ड इन द बिजनेस। अगर ये अमाउंट डिसाइड हो गई कि इतना अमाउंट मुझे वर्किंग कैपिटल में चाहिए, तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला प्रॉब्लम यही है टू टेक डिसीजन ऑन द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब दूसरा ये है डिमांड अमाउंट तो डिसाइड हो गई कि इतना मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब उसके सोर्सेज अलग अलग है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हम सीसी यानी कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट थ्रू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कंपनी है तो नए शेयर इश्यू करे, डिवेंचर इश्यू करे, बैंक से लोन ले, बहुत सारे, बराबर। तो ये जो है उसका सोर्स क्या होगा, वो एक दूसरा पॉइंट ये हो जाता है प्रॉब्लम्स यहाँ पे। देन थर्ड वन इज द टू एंश्योर द डेट वर्किंग कैपिटल इज सफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जितना अमाउंट हमने डिसाइड किया, डिटरमाइन किया कि इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो सोर्सेज भी डिसाइड करके हमने ले भी लिया, यानी कि बिजनेस में हमने उसको एडजस्ट कर दिया कि भाई इतना कैपिटल में चाहिए तो इतना उसके हमने जो भी है वो व्यवस्था कर दी। अब तीसरा प्रॉब्लम ये है कि वो यूटिलाइज होता है या नहीं, उसके ऊपर ध्यान में रखना है, एंश्योर करना है। मतलब सपोज मान लो कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट थ्रू ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट की और हमने वो पैसा उठा के बिजनेस में ला दिए, बट उसका यूज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। लोन लेके कहीं से पैसे लाए बट वो सही तरीके से यूज नहीं होते, तो फिर वो यूजलेस है, यानी कि हमारा वो खर्चा है, वो खर्चा बढ़ा रहा है, लॉस बढ़ा रहा है। और अल्टीमेटली जो भी एक्सपेंस होता है वो इफेक्ट कहाँ पे होता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट मार्जिन उतना कम हो जाता है। तो तीन ये मेन प्रॉब्लम्स जो है वो हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थ्रू कैसे सोल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने देखा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा देखा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स क्या है जब हम उसको फेस करते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं, तो ये तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब उसके कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम सीखेंगे कि भाई हमें किस तरीके से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है। तो ये चार प्रिंसिपल आपके सामने हैं जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन।
नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन, नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला समझते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ये होता है द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट बी सो कैप्ड दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड। द वर्किंग कैपिटल शुड बी मेंटेन्ड एट एन ऑप्टिमम लेवल। This is the point at which the increase in cost due to decline in working capital is equal to the increase in gain associated with it। चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्या था? द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट बी सो कैप्ड दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड। मतलब हमें वर्किंग कैपिटल का लेवल यानी कि उसकी अमाउंट उतनी ही रखनी चाहिए कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका जो रिटर्न मिलता है हमें वो ऑप्टिमाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमने बैंक लोन लेके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट की और बैंक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो ये 10% से इंटरेस्ट से पैसा लेके मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहा हूँ तो उसका जो फिनिश प्रोडक्ट मेरा बनता है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। उसका रिटर्न ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द वर्किंग कैपिटल शुड बी मेंटेन एट एन ऑप्टिमम लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक हमें वो रखना है, मतलब उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा कि इंटरेस्ट का कॉस्ट भी ना बढ़े और हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस जो है वो स्मूथली चले। ये एक ऐसा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट एट विच द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डिक्लाइन इन वर्किंग कैपिटल। एक ऐसा पॉइंट है अगर हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो गई तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इज इक्वल टू द इंक्रीज इन गेन एसोसिएटेड विद इट। अगर ये होगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा। एक ऐसा पॉइंट है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। To determine the optimum level of working capital, to make a study of the forces that influence the amount of funds required for different components of working capital। मतलब ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है, हमने पहले डिस्कस की उस हिसाब से कि भाई हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा होता है उससे ज़्यादा हमारा रिटर्न होना चाहिए। दूसरा ये ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। तीसरा ये कि ये पॉइंट है जिससे कम या ज़्यादा होगा तो फिर लॉस हम कर पाएंगे, कर देंगे, बराबर। आप क्या बोलते हैं कि जो ऑप्टिमम लेवल जो होता है वर्किंग कैपिटल का वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो डिसाइड होता है द स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट हमें रहती है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, जो करंट एसेट हमारी जो होती है वो सारे होते हैं वर्किंग कैपिटल के पास, कंपोनेंट्स होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स में किस तरीके से रिक्वायरमेंट रहती है उसका स्टडी करके हमें पता चलेगा ऑप्टिमम लेवल क्या होता है। स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल ऑल्सो फ्रूटफुल, बराबर। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कंपनी जिस मतलब कंट्री में है उसका इकोनॉमी का स्टडी भी हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम ऑप्टिमम लेवल फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी सच दैट द रुपी इन्वेस्टेड एड्स टू इट्स नेट वैल्यू। मतलब इस प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि जितना भी हम वर्किंग कैपिटल रखते हैं या रखना उतना ही चाहिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट हम जहाँ पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू यानी कि नेट वैल्यू जो है वो बढ़ाए, मतलब उसकी कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिले तो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया वो फ्रूटफुल रहे। ये हमें ये प्रिंसिपल बता रहा है। सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन क्या कहता है? द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लिंक्ड विद द डिग्री ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। हर एक बिजनेस में रिस्क रहता है, तो ये रिस्क वाला जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है हमें, और ये एक एजम्पशन से चलता है कि द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वर्किंग कैपिटल में, ये जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो और रिस्क ऑफ द बिजनेस यानी कि बिजनेस का जो रेट है उसके साथ लिंक्ड है। द ग्रेटर द रिस्क द बिजनेस एजम्स द ग्रेटर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर गेन और लॉस। मतलब रिस्क बिजनेस में क्या होता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट।
इन्वेस्टमेंट में भी सेम ऐसे होता है, तो द ग्रेटर रिस्क बिजनेस एजम द ग्रेटर इज द अपॉर्चुनिटी टू गेन और लॉस, बराबर है। मतलब यहाँ पे कैपिटल वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में हम जाए तो अगर बिजनेस का रिस्क ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी, कम होगा तो कम रहेगी। एंड द वर्किंग कैपिटल का लेवल जो होता है मेंटेन डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड रिस्क। मैनेजमेंट का रिस्क के सामने कैसा एटीट्यूड है उसके डिपेंड पर ये वर्किंग कैपिटल डिसाइड होती है। द लेवल ऑफ सेल रिमेनिंग सेम, मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इफ द मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव। मीन्स सेल्स का लेवल जो होता है वो सेम रहता है, कभी कम ज़्यादा नहीं होता है, यूनिफॉर्म सेल होता रहता है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगी, बराबर। इफ द मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव, मैनेजमेंट को सेल्स बढ़ाना ग्रोथ वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड लेस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ सेल्स इज मैनेजमेंट इज विलिंग टू एज्यूम मोर रिस्क। मतलब मैनेजमेंट ज़्यादा रिस्क लेगा और सेल्स जो होता है कंपनी का, जो सेल्स वैल्यू द सेम वैल्यू ऑफ सेल्स इज द मैनेजमेंट विलिंग टू एज्यूम मोर रिस्क। सेल्स एक ही जैसा होता रहता है, बराबर, पर मैनेजमेंट अगर ज़्यादा रिस्क लेके उसको बढ़ाने का वगैरह कुछ काम करेगा या करेगा तो फिर वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी हो जाएगी, कम, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा, ऐसा आएगा, तो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो ये होता है रिस्क वेरिएशन, मतलब रिस्क के हिसाब से वर्किंग कैपिटल डिसाइड होती है। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रिंसिपल कहता है ईच सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम बैंक लोन लेके लाते हैं, सीसी लाते, ओवरड्राफ्ट लाते, किसी रिलेटिव के पास से लाते, उसके सबका जो सोर्स होता है उसका वो अलग अलग कॉस्ट रहता है। द डिग्री ऑफ रिस्क ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, और रिस्क का भी यहाँ पे अलग अलग से सोर्स रहता है। द टाइप ऑफ द कैपिटल used to finance working capital directly affects the amount of risk that a firm assumes as well as opportunity for gain or loss and cost of capital. Means the type of capital used to finance working capital, कौन सा कैपिटल हम वर्किंग कैपिटल के थ्रू यूज करते हैं, के लिए यूज करते हैं, और डायरेक्ट अफेक्ट करता है द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट अ फर्म एज्यूम एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी फॉर गेन और लॉस। हम कहाँ से कॉस्ट यानी कि कौन सा रिसोर्स यूज करके वर्किंग कैपिटल लाते हैं उसके पर डिपेंड करता है बिजनेस का रिस्क और अपॉर्चुनिटी ऑफ गेन और लॉस। एग्जांपल से समझते हैं, चलिए। इफ कैपिटल रेज थ्रू इक्विटी शेयर, रिस्क इन्वॉल्व इज लेस। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू करके वो कैपिटल का प्लानिंग किया तो रिस्क कैसा है, कम। वाइल द प्रोस्पेक्ट ऑफ हायर रिटर्न इज मोर, while the prospect of higher return is more। अब इन्वेस्टर के हिसाब से सोचो कि उसको इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए, कंपनी के लिए क्या हो गया, रिस्क कम हो गया, बट जो इन्वेस्टर है उसके लिए तो क्या हो गया, कभी ना कभी हायर रिटर्न, तो लॉन्ग टाइम के लिए रखेगा तो हायर रिटर्न का उसका प्रोस्पेक्ट बन गया। इफ कैपिटल रेज थ्रू डिबेंचर और बैंक लोन द रिस्क इज लेस फॉर द इन्वेस्टर बट इज मोर फॉर बिजनेस। अब सोचो यहाँ पे दोनों, डिबेंचर से लाए कंपनी पैसे, तो डिबेंचर इशू करके कंपनी ने पैसे लिए, बैंक लोन से पैसे लिए, तो रिस्क जो होता है लेस फॉर द इन्वेस्टर, जिसने हमें पैसे दिए उसका रिस्क कम हो जाता है। क्यों, डिबेंचर ऐसे ही नहीं देते, वो मॉर्गेज करके लेते एसेट्स पे, अगर नहीं पे किया तो सेल कर देंगे, उसका कोई रिस्क नहीं है, मतलब उसके लिए रिस्क कम है, बट बिजनेस के लिए रिस्क ज़्यादा है। सेम इक्विटी में क्या है, बिजनेस के लिए रिस्क कम है बट इन्वेस्टर के लिए रिस्क, बिजनेस के लिए जो है रिस्क वो क्या है, कम, और इन्वेस्टर के लिए क्या है, ज़्यादा, बराबर। द बिजनेस शुड रेज कैपिटल इन सच मैनर दैट अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। बिजनेस को क्या करना चाहिए, इस तरीके से कैपिटल लानी चाहिए जैसे रिस्क और प्रॉफिट के अंदर जो बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। जैसे डिबेंचर इशू करते हैं तो ब्याज जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। इक्विटी हमने इक्विटी से लाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, बराबर। अगर वो नहीं भी दे तो अच्छा है, पर नहीं दे
तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है, जो सिचुएशन होती है इन द इंडस्ट्री, वो कम होती जा रही है, क्रेडिट जो होती है वो कम होती जा रही है। तो ये मेंटेन करना ही करके रखना होता है, ये है हमें प्रिंसिपल सिखाता है। फोर्थ इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट क्या कहता है? द प्रिंसिपल suggest that working capital should be raised from different sources that the firm is able to repay them on maturity out of its inflows of funds। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें वर्किंग कैपिटल का जो पेमेंट यानी कि जो इन्वेस्ट करना है वो अलग अलग ऐसे सोर्सेज से लाने चाहिए जब उसकी मेच्योरिटी आए तो बिजनेस के पास पैसों की कमी ना हो और आसानी से वो उसको पे कर। Many times the investor who provides short-term funds to the business ask from its reports of expected cash flow to get an idea of the timing of the inflow cash to the firm and also to judge whether the firm would be in the position to repay its short-term debts on maturity। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी के पास रिपोर्ट्स मांगता है कि हमें आपका रिपोर्ट्स दिखाइए इनफ्लो और आउटफ्लो का, उससे वो जज करते हैं कि मैं इनको पैसा दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑन द मैच्योरिटी डेट कंपनी की पोजीशन क्या होगी कि वो मुझे मेरा पैसा जो है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस implies that the firm's ability to repay its short-term debts depend not on its earning but on the flow of cash। मतलब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप प्रॉफिट कितना कमाओ उससे कोई मतलब नहीं है, आपका केस इनफ्लो आउटफ्लो का रेशियो क्या है वो मैटर करता है, और शॉर्ट टर्म के डेप्स आपको पेमेंट कर देने चाहिए ऑन टाइम, ऐसी आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 अलग अलग प्रिंसिपल देखे जिससे हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करते हैं, बराबर। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ पे हमने देखा कि जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमें देखा कि वर्किंग कैपिटल का लेवल जो है वो हमें इस तरीके से रखना है जिससे हमें इंटरेस्ट का लॉस ना हो और जितना हम इंटरेस्ट पे करते हैं उससे ज़्यादा हम रिटर्न कर सके। रिस्क का है, वहाँ पे रिस्क फैक्टर मैटर करता है कि रिस्क जो है वो आपको ध्यान में रखना है और रिस्क का और रिटर्न का आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है कि आप अलग अलग सोर्सेज से जो लाते हैं पैसे या जो भी जहाँ से भी लाते हैं पैसे, तो उसका रिस्क जो है और उसका जो कॉस्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट का सिद्धांत ये बोलता है हमें कि आपके पास इतना फंड सफिशिएंट रहना चाहिए, जब आप जहाँ से भी पैसे लाए हो तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी आप पेमेंट कर सको। ठीक है, तो ये थे वर्किंग कैपिटल के प्रिंसिपल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो हमने ये प्रिंसिपल के थ्रू देखा कि इसका जो भी इम्पोर्टेंट था वो हम यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, और इसका जो भी प्रॉब्लम था 3 वो भी यहाँ से हम सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी यहाँ पे हमने कंसेप्ट देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड।